Today is our lecture 16 in the BCRW. Before we start our lecture, let the number of the participants exceed 200. Please wait for a few minutes, and till that time, you people may ask the question, if any. Participants, before the actual start of the lecture, I have given you an option to ask the questions. Till that time, uh, इस सिलसिले में Mr. Heather has raised a question in the question answer box that what is unofficial reference? नोटिंग ऑन अनऑफिशियल रेफरेंस। तो इस सिलसिले में ये मैं बताता चलूं कि अनऑफिशियल रेफरेंस जो है वो ये फेडरल सेक्रेटेरिएट के अंदर एक पब्लिक सेक्टर कम्युनिकेशन का एक तरीका है कि whenever you communicate with any other department outside the federal ministry, you write a letter or something other has to be written for communicating with those people. But when the one ministry has to correspond or communicate with the other ministry
वो क्या करती है कि वो लेटर नहीं लिखती, बल्कि ओरिजिनल फाइल के ऊपर नोटिंग करके उस मिनिस्ट्री को भिजवा देती है। Why this original file is sent? Because it is the customary practice of the Federal Secretariat that no letter bazi will be made between the ministries. If you are required to get an information from other ministry, you will have to send the file and get an information, get the concurrence, get the approval from the other ministry on the file itself. This procedure is only and only followed in the Federal Secretariat. आम दफ्तरों में ऐसा नहीं होता। और वो मिनिस्ट्री जहां से आपने वो अप्रूवल, ओपिनियन या कॉन्फ्रेंस लेनी होती है, दैट मिनिस्ट्री gives the opinion on that file on the noting portion and send it back to the original ministry कि जी ये हमारी राय है, आप ने जो पूछा था हमने वो जवाब दे दिया। तो ये तरीकाकार जो है अनऑफिशियल नोटिंग जो है, नोटिंग ऑन अनऑफिशियल रेफरेंसेस, ये है। ये मैंने आपको नोट्स भी शेयर किए थे। In the light of the explanation that I have made before you people, you may consult my notes, number 15, lecture number 15. You will come to know the other differences that lie, yeah, other explanation that you need to understand the issue. हैदर आपको ये मिल जाएंगे। तो बेसिक डिफरेंस ये है कि मिनिस्ट्रीज के दरमियान हम कम्युनिकेट जब करते हैं तो लेटर नहीं लिखते, बल्कि ओरिजिनल फाइल के ऊपर ही कोई कमेंट या कोई इस टाइप की कोई चीज़ है तो वो हम उसको भेज देते हैं। आई थिंक हैदर is satisfied or not with this explanation. uh, Heather, what are your comments on the explanation given to you? Heather, any other question? Anybody who has not been clear about the previous lecture? जैनुल आबिदीन, आपका सवाल जो है मीडिया और चैनल के अंदर डिफरेंस है। मीडिया और चैनल एक ही बात है, और मेथड्स ऑफ कम्युनिकेशन जो है वो एक डिफरेंट चीज है। दो सवाल आपने एक ही जगह पर पूछ लिए। मेथड्स ऑफ कम्युनिकेशन आर डिफरेंट, और मीडिया और चैनल एक ही चीज है। तो जैनुल आबिदीन, अपने मोबाइल में आपने चेक किया है? आई कॉल्ड यू अर्लियर, कोई आधा घंटा पहले।
जी पार्टिसिपेंट्स, मेरा ख्याल ये है कि 200 से आज पार्टिसिपेंट्स का क्रॉस करने का इरादा नहीं है, बिकॉज दे आर इन ए कंप्लीट मूड टू एंजॉय देयर हॉलीडे ऑन संडे। बट अब क्या हो सकता है, लेट्स स्टार्ट द लेक्चर। आज हम लेक्चर नंबर 16 के बारे में पढ़ेंगे। इसके अंदर क्या चीजें जो हैं वो, हाँ, हमारे यहाँ सुल्तान, आप क्या पूछना चाहते हैं बेटे? जी सुल्तान अली। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर जी कैसा हाल है, ठीक है? मैं ठीक हूँ भाई, मैं ठीक हूँ, आप सुनाए सर जी खैर। आपने हमारी अटेंडेंस ही शार्ट कर दी। और लास्ट में जो एक दिन ही हमने लेक्चर शार्ट किया था। बस वो तो फिर होना ही था, आप सर लोगों मैंने ने एक दिन सर मैं पहले। सवाल भी पूछूं, लेकिन मैं पूरा घंटा वेट करता रहा। मैंने कहा सर से मिल के जाएंगे जरा। मैंने भी कहीं काम जाना था, इस वजह से वो मैं चला आया। तो आपने किसी को बताया भी नहीं, उन्होंने कहा कि नहीं आया, बस कोई भी नहीं आया नहीं बस। नहीं सर जी, आप कम से कम, मैं सबको पता, सब पूरी क्लास को पता कि सुल्तान आया था। किसी ने नहीं बताया, पूछिए उनसे, मुनसफ से पूछे। चलो चलो सर, मैंने कहा चलो सर से खैर खरीदी पूछ लें। बाकी चले। सवाल ही पूछा, आपका लेक्चर सुन रहे हैं सर जी हम। अच्छा चले, ठीक हो गया, ठीक हो गया, ठीक हो गया, ठीक हो गया। तेरी तो थोड़ी देर चलो शार्ट की थी साड़ी की मैंने क्यों कर दी, मैंने क्लास से किया आखिर सर ने मिल के लिया है। ओके पार्टिसिपेंट्स, आज का हमारा जो लेक्चर है वो नोटिंग एंड इट्स टेक्निक। नोटिंग एंड टेक्निक और उसको लिखने के जो तरीकाकार हैं उसके बारे में बात करेंगे। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। वैसे तो सारे लेक्चर जो हैं वो इम्पोर्टेंट हैं फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, लेकिन नोटिंग एंड टेक्निक एंड इट्स टेक्निक्स जो हैं वो मेरा ख्याल ये है कि हमारे दफ्तरों में इसकी बाकायदा ट्रेनिंग नहीं होती। पीपल आर नॉट taught in a way कि how the noting is made on the files and how it is submitted to the higher authorities. Again, I would like to explain it that accounts offices do not follow this practice. नोटिंग प्रॉपर वे के अंदर करनी है, कैसे करनी है, ये फेडरल सेक्रेटेरिएट का तरीका है, या कम से कम प्रोविंशियल सेक्रेटेरिएट के अंदर नोटिंग होती है, या फिर हमारे जो दफातर हैं एडमिन सेक्शन जो है, एजी ऑफिस का एडमिन सेक्शन, और सीजीए का जो है सेक्शन, सीजीए और एडिटर जनरल के ऑफिस जो हैं वो इस टेक्निक को फॉलो करते हैं, लेकिन सारे अकाउंट्स ऑफिसेस जो हैं वो शायद इसको फॉलो नहीं करते, विद द एक्सेप्शन ऑफ द एडमिन सेक्शन ऑफ द एजी ऑफिसेस। ये क्यों नहीं करते? मेरा ख्याल है कि शायद इनको एज सच इस चीज की जरूरत शायद नहीं होती। whenever an occasion arises, they take a note sheet and put the words noting portion on it, लिख देते हैं, फिर उसके बाद उस एक पेज को वो करके तो इसको शायद रिकॉर्ड का हिस्सा बना लेते हैं। लेकिन एक्चुअली नोटिंग एंड इट्स टेक्निक्स जो है, इट इज completely एंड एब्सोल्युटली फॉलोड इन द सेक्रेटेरिएट प्रैक्टिसेस। तो मैं आज आपके साथ ये चीजें शेयर करूंगा कि व्हाट इज meant बाय द नोटिंग एंड हाउ मैनी टेक्निक्स आर यूज्ड टू राइट द गुड नोटिंग। एक नोटिंग करने वाले को नोटर कहा जाता है, और नोटर की क्या खसूसियात होनी चाहिए वो इस सिलसिले में आज हम बात करेंगे। नोटिंग क्या है? द वर्ड नोटिंग मीन्स
The written remarks recorded on a note sheet in record note sheet in record to a communication under consideration in order to facilitate its disposal. नोटिंग क्या है? ये एक कागज के ऊपर आपके रिमार्क्स हैं अबाउट द केस दैट यू आर गोइंग टू डिस्पोज ऑफ। उस जो पेपर अंडर कंसिडरेशन जिसे कि पीयूसी कहते हैं, उसकी डिस्पोजल जब करनी होती है तो आप फाइल के अंदर वो लेटर लगाते हैं, वो कम्युनिकेशन लगाते हैं। As I have already explained and given the detailed comments on it, a file has two portions in a general way. One is the correspondence portion and the other is the noting portion. And sometimes whenever the authority wants this thing कि इसके अंदर एक रनिंग समरी ऑफ फैक्ट्स भी जो है वो आप लिखें, तो देन द फाइल कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स: correspondence portion, noting portion, and the third part is the running summary of facts. तो running summary of facts पर मैंने आपसे तफसीलन डिस्कशन भी की है, और तो आज का जो सिलसिला है वो कॉरेस्पॉन्डेंस पोर्शन और नोटिंग पोर्शन के ऊपर है। तो नोटिंग, जो कॉरेस्पॉन्डेंस साइट के ऊपर आपने लेटर लगाया है जिसको पेपर अंडर कंसिडरेशन या पीयूसी कहते हैं, उससे मुतल्लिका आप लेफ्ट हैंड साइड पर जो नोटिंग पोर्शन होता है उसके ऊपर उसके रिमार्क्स लिखते हैं आप। और मैं आपको इससे भी आगाह करता चलूं कि सबसे पहले नोटिंग पोर्शन की साइड के ऊपर रेड पेंसिल के साथ जो है वो उसकी एंट्री की जाती है उस लेटर की जो कि कॉरेस्पॉन्डेंस पोर्शन के अंदर आपने लगाया होता है। उसके बेसिक फैक्ट्स जो हैं, कब आया, नंबर उसका, डेट क्या होता है, सब्जेक्ट क्या होता है, ये चीज़ें रेड लाइन से लिखी जाती है। देन फिर रेड लाइन क्लोज करके फिर नीचे उसके ऊपर आप नोटिंग करते हैं कि ये इशू किससे पर्टेन करता है और कौन कौन से रूल्स एंड रेगुलेशन जो हैं इसको इसकी डिस्पोजल के अंदर मुआवन साबित होते हैं। तो ये तरीकाकार जो है ये नोटिंग के सिलसिले में होता है। तो further is the explanation when we take into consideration the process of preparing a note is commonly called noting. In official language, a note is a comment, a remark or observation relating to the disposal of a communication. What I have already explained you, ये वही अंग्रेजी, सारी अंग्रेजी के अंदर उसका explanation है। These written remarks also consist of précis of previous papers, a statement or an analysis of the question or questions requiring decision, suggestions regarding the course of action and the final order to be passed. ये सारी जो कहानी है ये नोट पोर्शन के ऊपर दी जाती है। रिमार्क्स हर लेवल के ऊपर ऑफिसर जो है उसके ऊपर देता है, एंड इट इज राइट इन द प्रेसी फॉर्म, कंडेंस फॉर्म के अंदर लिखी जाती है। और whenever it is put up to the higher officer, junior officer gives his comments on the issue, and if the higher authority agrees with it, he makes an initial on it and forward it to the next higher authority until it reaches the competent authority who has to dispose of the matter, जिसने फाइनल ऑर्डर पास करने वहां तक पहुंच जाते हैं। फाइल वर्क के अंदर जो भी डिसीजन होता है वो नोटिंग पोर्शन के ऊपर होता है, और नोटिंग पोर्शन जो है वो पैराग्राफ्स की सूरत में होते हैं, और पैराग्राफ फिर हंड्रेड्स तक चले जाते हैं। और उन पैराग्राफी की जो है वो नंबरिंग क्रॉस रेफरेंसिंग के साथ जो है वो नोट की जाती है कि in which para the decision has been taken by the competent authority. It is worth mentioning
merely by way of clarification and for general information of the readers that when a note is recorded by the President of Pakistan, Prime Minister या मिनिस्टर, इट इज रेफर टू एज मिनट। अच्छा, अब जब फाइल जो है वो इन तीन उहदेदारों के पास पहुंचती है, प्रेसिडेंट के पास, तो वो जो लिखेगा वो नोटिंग नहीं कहलाएगी, वो मिनट्स कहलाएंगे। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन नोटिंग जो है वो आपकी सेक्रेटरी तक खत्म हो जाती है, और देन सेक्रेटरी फॉरवर्ड्स दैट केस टू द मिनिस्टर, तो मिनिस्टर जो उसके ऊपर जो कमेंट देगा दैट वुड बी कॉल्ड द मिनट। मिनट्स ऑफ मीटिंग नहीं होते, तो वो उसको ये डिस्टिंक्शन दी गई है कि सेक्रेटरी लेवल तक पैराग्राफी होगी, नोटिंग होगी, और वो नोटिंग जो है नेक्स्ट जाएगी तो उसके ऊपर मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट जो रिमार्क्स देंगे उनको हम नोटिंग नहीं कहेंगे, बल्कि ये तीनों अथॉरिटीज होती हैं, तो विच एवर या वट एवर डिसीजन दे टेक वो मिनट्स कहलाते हैं, मिनट कहलाते हैं। तो ये डिफरेंस भी आपको जहन में जो है वो रखना होगा कि हाउ इट इज। सट्टी तक तो नोटिंग कहलाएगी, उससे ऊपर जाएगा तो वो मिनट्स कहलाएंगे। एक नोटिंग करने के लिए आपको कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को मद्देनजर रखना होगा? आई हैव रिपीटेडली एक्सप्लेन्ड बिफोर यू पीपल इन द अर्लियर लेक्चर्स के नोटिंग अच्छी करने के लिए यू विल हैव टू बी प्रोफिशिएंट इन द इंग्लिश लैंग्वेज, क्योंकि हमारी कॉरेस्पॉन्डेंस सारी जो है वो अंग्रेजी में होती है। एंड इफ यू आर सो एक्सपर्ट और स्किलफुल इन राइटिंग द गुड इंग्लिश, करेक्ट इंग्लिश, तो आप एक बहुत अच्छे नोटर बन सकते हैं, आप बहुत अच्छी नोटिंग कर सकते हैं, बिकॉज यू विल हैव टू टेक इनटू कंसिडरेशन कि जो पेपर आपके पास आए हैं उसके ऊपर आप चंद अल्फाज के ऊपर सारी कहानी जो है वो आप बयान करने के सलाहियत रखते हैं, बिकॉज द डिटेल्स of the correspondence side cannot be written on the noting side. You will have to be very brief, condense, epitome, and समराइज्ड फॉर्म आपने चीजें जो है वो देनी होती है। और ये चंद दिनों की बात नहीं है कि उसको सीखा जा सके। यू विल हैव टू बी एक्सपर्ट थ्रू आउट योर लाइफ इन योर एकेडमिक करियर, हाउ मच लव यू हैव फॉर द वर्ड्स, कितने अल्फाज आपको अच्छे लगेंगे, आप उसको इस्तेमाल का तरीका भी जो है वो सही कर पाएंगे। तो इट इज लॉन्ग वे प्रैक्टिस जो कि आपको इसके काबिल बनाएगी। बहरहाल एनी हाउ, व्हाट आर द इम्पोर्टेंट पॉइंट्स दैट in noting must carry? A noting carries following significant points. Number one, inviting attention to the important points of the communication paper under consideration. ये जो लेटर आपको रिसीव हुआ है जिसके बारे में आप नोटिंग पोर्शन में लिख रहे हैं, उसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स आपने वहां लिखने हैं नोटिंग पोर्शन में, quoting the rules and precedents relating to the paper under consideration. मैंने बताया आपको कि पेपर अंडर कंसिडरेशन जो है इसको पीयूसी भी कहते हैं। तो उस पेपर जिसकी आप डिस्पोजल करने जा रहे हैं उसके बारे में रूल्स क्या कहते हैं गवर्नमेंट के, और अगर उसके ऊपर ऑलरेडी कोई प्रैक्टिस है तो वो भी आपको कोट करना पड़ती है। गिविंग concrete and sound suggestions regarding disposal of the communication, a noter has to be very cautious while giving these suggestions about the disposal of the communication, because it should be based on your skill in the skill or mastery in the rules, या आपके नजर में उसके ऊपर प्रेसिडेंट्स हैं तो आप कंक्रीट एंड साउंड सजेशंस जो है
आपको देनी होती है। चौथा पॉइंट जो है कि एक्सप्लेनेशन ऑफ पॉइंट्स एंड एक्सप्रेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नेचर्स। अब चौथा पॉइंट ये है कि वट एवर इज रिटन इन द पेपर अंडर कंसिडरेशन है, उसमें कोई पॉइंट अगर इलेबोरेशन चाहता है, एक्सप्लेनेशन चाहता है, डिटेल चाहता है, that point, those points have to be explained in the noting portion so that the higher authority may be able to comprehend it in a very short way to arrive at a conclusion or disposal of the case. Fifth point is noting is a tool of decision making which needs to be practiced at all levels of the official hierarchy in administration. जैसा कि मैंने पहले आपसे अर्ज कर दिया है कि नोटिंग एक टूल है, एक इंस्ट्रूमेंट है डिसीजन मेकिंग के अंदर। तो इसकी प्रैक्टिस जो है वो हर लेवल के ऊपर जो है वो आपको जरूरी आनी चाहिए। एंड an officer who is proficient in making the summary of the case, how quickly he understands the things, makes the best noting on the file. As the cases are started in the ministry at the assistant level, to assistant level जो है, he is very proficient in having the knowledge of the rules and the precedents and writing the correct English. वो लोग जो हैं वो बड़े माहिर होते हैं असिस्टेंट जो। उसके ऊपर जो जो फिर सेक्शन ऑफिसर आएगा, फिर डेप्यूटी सेक्रेटरी आएगा, then joint secretary, additional secretary of secretary, and after that minister, prime minister, and the president. आपके अंदर जितनी सलाहियत जो है वो चीजों को जल्दी अंडरस्टैंड करने की होगी, आप इतनी जल्दी डिसीजन के ऊपर पहुंच जाएंगे। तो ये एक फितरी अमर है कि आपके अंदर जो परसीविंग लेवल ऑफ द थिंग्स है वो किस कदर है, जो है उसको आप पॉलिश करके बेहतर कर सकते हैं ताकि आप डिसीजन मेकिंग के अंदर एक अच्छा रोल जो है वो प्ले कर सकें। At all levels of the hierarchy, it is considered as, means noting is considered as a decision making tool. Next है कि how to put up an office note. आपने ऑफिस नोट पुट अप कैसे करना? While putting up a note, the dealing assistant in a section has to follow the following points without fail. Please note it down very carefully and understand the concepts that I am explaining before you people. बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है। आपको कभी ऐसी सीट के ऊपर अगर काम करना पड़ जाता है तो आपकी नोटिंग और ड्राफ्टिंग जो है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए। इट मस्ट बी बैक्ड बाय द रूल्स दैट आई एम गिविंग यू पीपल, या किताब के अंदर भी ये मौजूद हैं। तो आप इनको बड़े अच्छे तरीके से इसको अंडरस्टैंड करें, rather याद करें, ताकि आपको आपके ऑफिस वर्क के अंदर आसानी हो। तो कौन से फॉलोइंग पॉइंट्स करने हैं? नंबर 1, टू चेक वेदर ऑल द स्टेटमेंट्स, फैक्ट्स, फिगर्स so far as they are open to check are correct. मैंने पहले बताया था आपको कि असिस्टेंट इस सेक्शन का पुटअप करता है फाइल को। तो उसका क्या काम है कि वो सारे फैक्ट्स, फिगर्स, वो स्टेटमेंट्स के हैं वो चेक करे कि वो करेक्ट है। दूसरा पॉइंट क्या देखना होता है नोटर के अंदर? टू पॉइंट आउट एनी मिस्टेक और मिस स्टेटमेंट्स ऑफ द फैक्ट्स, कि क्या कोई गलती तो नहीं रह गई उस स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स के अंदर। जो चीजें आपने दी हैं उस पर नजर रखने की जरूरत है। नंबर 3, to draw attention where necessary to the statutory or customary procedure and to point out the applicable laws and rules and where they are to be found.
अब आपने आप नोट लिखने वाले हैं तो यू विल हैव टू ड्रॉ द अटेंशन अबाउट द थिंग्स के इसके ऊपर कानूनी पोजीशन क्या है, प्रैक्टिस क्या चल रही है, एप्लीकेबल लॉस क्या है, और वो कहाँ मौजूद है। वो चीजें आपको क्रॉस रेफरेंसिंग के जरिए यू विल हैव टू पुट अप इन द फाइल। रेफरेंस आप नोटिंग पोर्शन में देंगे, लेकिन उस रूल्स की कॉपी जो है वो कॉरेस्पॉन्डेंस पोर्शन में लगाएंगे। तो पॉइंट आउट मिसिंग डेटा और इंफॉर्मेशन इफ एनी। जब आप इसे देखेंगे तो कोई डेटा मिस तो नहीं हुआ, तो आप उसको पॉइंट आउट करें। तो सप्लाई अदर रेलेवेंट फैक्ट्स एंड फिगर्स अवेलेबल टू इन द मिनिस्ट्री इफ एनी। इसके अलावा भी अगर आपके नॉलेज के अंदर, आपके नॉलेज से मुराद है जो नोटिंग कर रहा है, तो यहाँ पर नोटिंग सेक्शन असिस्टेंट कर रहा है, तो वो सारे फैक्ट्स एंड फिगर जो कि उस मिनिस्ट्री की प्रैक्टिस के अंदर है, वो उनकी तरफ तवज्जो दिलाएंगे। सिक्स्थ पॉइंट, टू पुट अप द स्टैंडिंग फाइल, स्टैंडिंग गार्ड फाइल ऑन द सब्जेक्ट। गार्ड फाइल क्या होती है? गार्ड फाइल एक मास्टर फाइल होती है आपकी, जो पॉलिसी को डील कर रही है, तो उसके अंदर तमाम पॉलिसी मैटर्स जो हैं वो उसके अंदर दिए होते हैं। एंड वेन एवर यू हैव टू मेक ए रेफरेंस टू एनी रूल, तो वो स्टैंडिंग गार्ड फाइल जो है उसमें आप रेफरेंस करेंगे, उसके साथ अटैच कर देंगे। पुट अप अदर पेपर्स कंटेनिंग प्रेसिडेंट्स और प्रीवियस डिसीजंस ऑफ पॉलिसी ऑफ एन। आप ये भी करेंगे कि ऐसा इशू जो कि अब आप डिस्पोज ऑफ करने जा रहे हैं, इफ इन द मिनिस्ट्री इट हैज ऑलरेडी बीन डेल्ट विद, तो आप वो मिसाल कोट करेंगे, उसका रेफरेंस देंगे कि इसके ऊपर ऑलरेडी एक डिसीजन हो चुका है, उसको भी फ्लैग करेंगे आप। आठवां पॉइंट है ब्रिंग आउट क्लियरली द पॉइंट्स रिक्वायरिंग डिसीजन। इट इज द ड्यूटी ऑफ द person who is putting up the file and making the noting on the noting question कि उन पॉइंट्स को वो क्लियरली हाईलाइट करें कि जो कि डिसीजन जिनके ऊपर होने जा रहा है। नंबर 9 पॉइंट टू बी kept in mind is to state the question or questions for consideration। वो क्वेश्चंस भी उठाएगा कि इन इन सवालों के जवाबात जो हैं वो भी हमें मिलने चाहिए। उन सवालों को भी वो एक्सप्लेन करेगा कि ये इशू इसके अंदर आ रहा है। 10th पॉइंट है नोटिंग करने वाले के लिए, टू ड्रॉ द अटेंशन टू प्रेसिडेंट इफ एनी। अगर ऑलरेडी कोई मिसाल मौजूद है डिसीजन की, तो उसको तरफ तवज्जो दिलाएगा, टॉपिक के ऊपर फ्लैग लगाएगा। 11th, to make a proper examination and evaluation of relevant data and information। 12th, to make suggestions wherever possible for alternative courses of action for the consultation of higher officers। फिर वो जो नोटर है, नोटिंग करने वाला है, वो जो है वो सजेशंस भी देगा, और मुतबादल ज़राए उसके कि ये इसका सोल्यूशन भी हो सकता है, इसकी डिस्पोजल ऐसे भी हो सकती है। वो अल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एक्शन भी प्रपोज करेगा, ताकि हायर ऑफिसर जो हैं वो मिनिमम पॉसिबल टाइम के अंदर वो उनके नोटिस में ये चीज़ आ जाए। 13वां पॉइंट है टू सप्लाई द फैक्ट्स और इंफॉर्मेशन विच इज मिसिंग। 10 नोटिंग करने वाले शख्स के पास ये भी एक उसकी ड्यूटी है कि जो अगर कोई मिसिंग फैक्ट है उस केस के अंदर, तो उसको भी हाईलाइट करें। 14th पॉइंट क्या है? वी आर अवेलेबल एंड एप्लीकेबल टू पुट ए प्रेसिडेंट आर पेपर्स कंटेनिंग प्रीवियस डिसीजंस। सिमिलर नेचर के केसेस पर अगर कोई डिसीजन ऑलरेडी हो चुके हैं, तो उनको की तरफ भी वो इशारा करेगा कि फलां पेज के ऊपर ऑलरेडी डिसाइड हो गए, फलां पैरा के अंदर
कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ने ये डिसीजन जो है वो ऑलरेडी लिया हुआ है। 15वां पॉइंट है, इफ द रिसीट इज आर reply to a request for information to check up all information asked for has been supplied, if not, to point out this fact in the note. तो ऑलरेडी अगर ये जो नोटिंग जिस पर की जा रही है उस इंफॉर्मेशन के बारे में अगर कोई चीज जो है वो सारी अप्लाई नहीं हुई तो वो भी नोटिंग पोर्शन के अंदर सप्लाई होगी कि इसको जो है वो सप्लाई किया जाए। 16वां पॉइंट, इन केस द एक्शन ऑन ए रिसीट हैज to be postponed owing to some reason, it should be pointed out in the note. अब बाज़-औक़ात कुछ केसेस ऐसे आते हैं कि उसका फौरी डिसीजन नहीं हो सकता। तो फौरी डिसीजन कैसे नहीं हो सकता कि अगर इस टाइप का कोई जो मामला है, केस जो है वो कोर्ट में पेंडिंग है फॉर डिसीजन, तो लिखा जा सकता है। नोटिंग करने वाला लिखेगा कि ये मामला जो है ये कोर्ट के अंदर सब जुडिस है, इस पर फिलहाल इसकी डिस्पोजल पोस्टपोन कर दी जाती है। 17 point, if some other sections of the same ministry or other ministry have to be consulted, this fact should be pointed out to the अगर इस इशू के ऊपर दूसरी मिनिस्ट्री से राय लेना जरूरी है, मिसाल के तौर के ऊपर के लॉ डिवीजन से कुछ लेना है आपने, या फाइनेंस डिवीजन से कोई उसकी आपने कोई एडवाइस लेनी है, तो वो भी मेंशन करना पड़ेगा कि उन मिनिस्ट्री से जो है वो भी राय ले ली जाए। 18th पॉइंट है, इन केस द डिसीजन ऑन द रिसीट इज टू डिस्पोज ऑफ ए केस, दिस फैक्ट हैज टू बी मेंशन्ड इन द नोट। कि नोटिंग पोर्शन के अंदर ये चीज मेंशन करना भी जरूरी है कि इस केस की फाइनल डिस्पोजल करने का मजाज अफसर कौन, उसका ओहदा लिखा जाता है कि जॉइंट सेक्रेटरी इज कॉम्पिटेंट, एडिशनल सेक्रेटरी इज कॉम्पिटेंट, या सेक्रेटरी इज कॉम्पिटेंट, या मिनिस्टर इज कॉम्पिटेंट। तो नोटिंग करने वाला शख्स जो है वो उसको मेंशन करेगा कि जी वो कॉम्पिटेंट है और फाइनल ऑर्डर उनसे लेने हैं। तो जो दरमियान के लोग होंगे दे विल कम टू नो एक कॉम्पिटेंट अथॉरिटी कौन ऑफिसर है। आगे है कि हाउ टू प्रिपेयर ए गुड नोट। गुड नोट बनाने के लिए कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हैं वो आपको मद्देनजर रखने होंगे। ए गुड नोट बीएस द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स या खसूसियात। A note should properly present a true picture of all the relevant facts, figures, statements, rules, regulations, statutory or customary procedure, and so forth, relating to a case in such a clear and unambiguous manner so that nothing can be twisted out of context in any aspect whatsoever. Very good point. कि सारे फैक्ट्स और फिगर इस अंदाज से पेश करने होंगे और उनके अंदर कोई एम्बिग्युइटी ना पाई जाए और फिर नोटिंग के अंदर उनको कहीं ट्विस्ट ना दिया जा सके। ये चीज मद्देनजर रखनी होती है नोट करने वाले को भी। दूसरा पॉइंट है, देयर शुड ऑलवेज बी लुसिडिटी ऑफ एक्सप्रेशन एंड क्लैरिटी ऑफ थॉट। हर चीज बड़ी क्लियर होनी चाहिए, ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए। You will have to bring the transparency of the case to the in the notice of the higher authorities. The sentences should be simple and grammatically correct, noted down carefully. इसके बगैर पॉसिबल नहीं है नोटिंग अच्छी करना। Sentences should be short, simple and grammatically correct. The words and expressions conveying in the appropriate meanings should be used. मुनासिब अल्फाज, मौजू अल्फाज इस्तेमाल करने होंगे। You are not required to
यूज जो लफ्ज आया उसको उसके अंदर आप इंसर्ट करते नहीं। मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड, अल्फाज का चुनाव इज वेरी इंपॉर्टेंट। द लैंग्वेज यूज शुड बी lucid and simple in style. Every sentence should be complete in every aspect. No vital point should be overlooked. बहुत खूबसूरत बातें हैं इसके अंदर, गुड नोट के अंदर गवर्नमेंट ने ये दी हुई है। इनको फॉलो करके आप एक बहुत अच्छे, आप एक ऑफिशियल जो ऑफिसर बन सकते हैं। द नोट शुड, तीसरा पॉइंट, द नोट शुड नेवर degenerate into bold enumeration of facts and figures and citation of a plethora of rules and regulations or orders. Without connection or relevance or कि हर चीज को आप हाईलाइट करते जाएं, जो हैं, या बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशन को साइटेशन देते जाएं, इससे भी अवॉइड करें आप। A definite conclusion of suggestion must be reached by means of well arranged and well explained logical exposition. तरतीब, कोहेरेंस, मैंने आपको बताया था कि जब मैं समरी का क्वेश्चन आपको करा रहा था प्रेसी का, तो उसके अंदर मैंने ये चीजें जो हैं ये आपके साथ एक्सप्लेन की थी। तो all these things have to be taken into consideration by the person who is making noting. चौथा पॉइंट, द नोट शुड नेवर बी मिसलीडिंग और कंफ्यूजिंग इन द लीस्ट। मिसलीड नहीं करनी चाहिए आपकी नोटिंग जो है, कंफ्यूजिंग नहीं होनी चाहिए। The course of action which is suggested should be based on proper and relevant rules, regulations, precedents, facts, existing orders and so forth. बड़े क्लियर अंदाज के अंदर you are required to note all these things. क्वालिटीज ऑफ नोटर, नोटर वो है जो नोटिंग करता है। और एक नोटर की क्या खसूसियात होनी चाहिए? दे शुड possess the following qualities. It is essential that the noter must possess a good command over the language in which the office work is done. बार बार ये चीज जो है ये हमारी ये रिपीट हो रही है कि अच्छी नोटिंग करने वाले के लिए एक गुड कमांड ओवर द लैंग्वेज होनी चाहिए। वो लैंग्वेज जिसके अंदर ऑफिस वर्क जो है वो डन हो रहा है, उसके ऊपर आपको कमांड होना जरूरी है। He must possess a rich vocabulary of the language of the office work. ऑफिस वर्क की जो जबान लैंग्वेज है उसके अंदर उसको महारत होनी चाहिए। द नोटर मस्ट नो द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ द वर्ड यूज्ड बाय हिम इन हिज नोट। उसे पता हो कि वो लफ्ज इस्तेमाल कर रहा है उसके मीनिंग एक्चुअल में क्या। वेग वर्ड्स का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए कि जिससे को दूसरा और मतलब निकाल सके, बिकॉज ए रॉन्ग वर्ड will surely spoil the impression and image of a good note. You should be very clear about the uh, use of the words. चौथा और चौथी क्वालिटी जो है वो क्या है? There are occasions when use of wrong words and expressions lead to wrong decisions. अब यहाँ पर ये चीज बड़ी काबिल गौर है कि अगर आप रॉन्ग फैक्ट्स देंगे तो उसमें रॉन्ग डिसीजन होने के चांसेस जो हैं वो बढ़ जाएंगे, जो कि एक अच्छा तासर नहीं जाता। नोटिंग करने वाला जो है वो रॉन्ग फैक्ट्स जो हैं वो प्रेजेंट कर दे तो डेफिनेटली फिर जो रिजल्ट उसका होगा वो इसी टाइप का होगा कि गलत डिसीजन हो सकता है।
So these are the qualities that have been given by the government for a person who makes noting. With this, we came to the end of first part of today's lecture. फर्स्ट पार्ट, अभी दो पार्ट बाकी हैं। तो इफ यू हैव एनी क्वेश्चन अबाउट दिस पार्ट तो प्लीज आप यू आर अलाउड टू आस्क द क्वेश्चंस ऑन। जी पार्टिसिपेंट्स, इफ यू हैव एनी क्वेश्चन। एक सवाल बिलाल की तरफ के आया है, बिलाल की तरफ से, कि डिफरेंस बिटवीन नोटिंग एंड ड्राफ्टिंग क्या है। तो बिलाल, अभी ये मैंने ड्राफ्टिंग शुरू नहीं की, लेकिन ड्राफ्टिंग मैं अभी पढ़ाऊंगा आपको। तो नोटिंग वो होती है जो कि डिसीजन जिसके ऊपर होता है, फैसला जिसके ऊपर हो जाता है। तो जब फैसला हो जाता है नोटिंग के ऊपर, तो वो एक उसकी डिस्पोजल करनी होती है। उसको जो उसका जो ड्राफ्ट बनाया जाता है उसको ड्राफ्टिंग कहते हैं। इसके ऊपर मैं तफसील से आपके साथ किसी लेक्चर में मैं बात करूंगा। तो आज सिर्फ हम नोटिंग के ऊपर बात कर रहे हैं। नोटिंग जब नोटिंग होती है फॉर गेटिंग द अप्रूवल ऑफ द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी टू डिस्पोज ऑफ द मैटर। वो जो डिसीजन नोटिंग साइट के ऊपर होता है उसको जब हम फॉर्मल शेप के अंदर उसकी डिस्पोजल करते हैं, लेटर का जवाब देते हैं, तो वो ड्राफ्ट करना, उसका रफ बनाना जो है वो ड्राफ्टिंग कहलाता है। और जो वो ड्राफ्ट अप्रूव हो जाए तो फिर उसकी एक्चुअल डिस्पोजल जो है वो मार्च से वजूद में आती है। तो आई थिंक यू पीपल माइट हैव कंसिडर्ड दिस डिफरेंस बिटवीन द नोटिंग एंड द ड्राफ्टिंग। तो आज सिर्फ नोटिंग तक कंसंट्रेट करें, फिर ड्राफ्टिंग इसके बाद का इशू आएगा। जी, एनी अदर क्वेश्चन? हुमैरा वजीर पूछ रही हैं कि कॉर्पोरेट लेवल और पब्लिक लेवल पेपर ऑफ BCRW इज डिफरेंट और सेम पेपर ऑन द सेम डे। इसके बारे में मैं नहीं कुछ कह सकता, लेकिन कॉर्पोरेट सेक्टर जो है वो पब्लिक कम्युनिकेशन को उसको जरूरत नहीं होती, लेकिन वो भी पढ़ते हैं, बिजनेस कम्युनिकेशन पढ़ते हैं, अपनी जो है वो जो कम्युनिकेशन के उनके अपने तरीकाकार हैं वो उसको फॉलो करते हैं। लेकिन वी आर कंसर्न्ड विद पब्लिक सेक्टर कम्युनिकेशन। पब्लिक सेक्टर कम्युनिकेशन जो है वो काफी हद तक उससे मिलती जुलती है, लेकिन समवेयर इट डिफर्स विद ईच अदर। तो ये पेपर जो है ये आपका पब्लिक सेक्टर कम्युनिकेशन का है। Because I haven't seen a corporate side student in my class. अगर को हो तो ऑनलाइन में हो तो मुझे नहीं पता, लेकिन व्हेन आई यूज टू टेक द क्लास, फिजिकल क्लास ऑफ द BCRW, तो उसके अंदर कोई भी ऐसा स्टूडेंट नहीं आता था, कैंडिडेट नहीं आता था। उनकी क्लासेस अलग होती। But as far as I know, the syllabus that has been recommended by the PIFA
वो मोस्टली रिलेट करता है आपके इसी चीज को पब्लिक सेक्टर कम्युनिकेशन के से मुतल्का जो वो होगी। फवाद खान पूछते हैं कि नोटिंग और ऑफिस नोट में क्या फर्क है। Office note is a single piece of paper that is put up in most of the offices for disposal of a case. लेकिन जो उसके ऊपर लिखा जाता है उसको नोटिंग कहते हैं। यहाँ नोटिंग मुराद जो है वो आपकी फाइल वर्क के अंदर होती है, फाइल के अंदर होती है, जो कि मिनिस्ट्री में फॉलो की जाती है। ऑफिस नोट जो है वो तो कोई भी ऑफिस एक पीस ऑफ पेपर पकड़ेगा, उसके ऊपर अपनी रुएदाद लिखेगा और कॉम्पिटेंट ऑफिसर से वो जो है वो डिसीजन ले लेगा, एंड देन दैट ऑफिस नोट बिकम्स पार्ट ऑफ योर फाइल। जबकि ये नोटिंग जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ये भी ऑफिस नोट की एक किस्म है, लेकिन इसका एक परमानेंट रिकॉर्ड जो है इन द शेप ऑफ पैराग्राफ्स मेंटेन किया जाता है। नोटिंग साइट के ऊपर इसको लिया जाता है। तो जिन ऑफिस के अंदर ये प्रैक्टिस ऑफ फाइलिंग नहीं चलती वहां ऑफिस नोट चलता है। एक पेपर उठाया, उसके ऊपर लिखा कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से डिस्पोजल की ऑर्डर लिए और उसको फाइल का हिस्सा बना दिया। नोटिंग जो है वो हमारे अकाउंट्स के ऑफिस के अंदर नहीं पाई जाती। तो इस एंगल से नोटिंग से व्हेनेवर यू आर टॉकिंग अबाउट द नोटिंग, तो वो मिनिस्ट्री की नोटिंग है और हमारे एडमिन ऑफिस के अंदर होती है कि एक फाइल के ऊपर बाकायदा कॉन्टिन्यूस फॉर्म के अंदर पैराग्राफ्स के अंदर वो लिखी जाती है। जबकि ऑफिस नोट किसी एक सेपरेट पेपर के ऊपर आप किसी एक इशू को डिस्कस करके अपनी डिस्पोजल करते हैं। अहमद जीशान जो हैं, ये इनका क्वेश्चन है कि नोटिंग कॉन्सेप्ट जो है वो सिंपल वर्ड्स में बताएं। अहमद जीशान इसको सादा अल्फाज में यूं समझें कि आपके पास, आप दफ्तर में काम कर रहे हैं, आप के पास एक लेटर आता है जिसकी आपने अप्रूवल लेनी है अपने से किसी हायर अथॉरिटी से। आप उसके ऊपर फाइल के अंदर वो पेपर लगाएंगे, उस फाइल के ऊपर नोटिंग पोर्शन साइड के ऊपर या सिर्फ ऑफिस नोट के ऊपर आप उसका हवाला दे के लिखेंगे कि क्या क्या चीजें जो हैं ये डिस्पोजल मांग रही हैं। ये वो जो आपस की राय होती है, आप लिखेंगे। आपके ऊपर अकाउंट्स ऑफिसर होता है, अकाउंट अगर आप एजी ऑफिस के अंदर हैं, अकाउंट्स ऑफिसर अकाउंटेंट होता है, अकाउंटेंट के ऊपर अकाउंट्स ऑफिसर होता है। तो हर शख्स जो है वो उसके ऊपर नोटिंग करेगा, अपनी राय लिखेगा कि जिसकी हम डिस्पोजल करने जा रहे हैं वो रूल के मुताबिक, ये रूल उसको सपोर्ट करता है, वो रूल के मुताबिक अपनी राय का इजहार करेगा। और अकाउंटेंट जो है वो सेक्शन ऑफ सॉरी इसको भेज देगा अकाउंट्स ऑफिसर को, अकाउंट्स ऑफिसर डिप्टी अकाउंटेंट जनरल को भेज देगा। वो अपनी उसके ऊपर अपनी राय का इजहार कर, वो राय का इजहार करना जो है वो नोटिंग होती है। और वो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी जिससे पास जाके उसकी फाइनल डिस्पोजल होनी है वहां तक नोटिंग लिखी जाएगी। एजी तक जानी है अकाउंट्स ऑफिस में, तो एजी उसके ऊपर अप्रूवल देगा और वो
ऑर्डर उसका फाइनल हो जाएगा तो फिर उसकी डिस्पोजल जो है वो अकॉर्डिंगली की जाएगी। तो आई थिंक दिस वुड बी सफिशिएंट टू गिव द कॉन्सेप्ट ऑफ नोटिंग। लेकिन मैंने अर्ज किया है कि ये प्रैक्टिस जो है हमारे अकाउंट्स के ऑफिसेज में वेरी रेयर होती है, वेरी रेयर। लेकिन मिनिस्ट्री के अंदर जो है वो तो रूटीन का मैटर है ये। एक सलमान साहब हैं जो कि चौधरी भी लिखते हैं अपने नाम के साथ। तो इन्होंने कहा है कि इज देयर स्पेसिफिक कलर ऑफ पेपर विच इज रिक्वायर्ड टू बी यूज फॉर नोटिंग पर्पसेस आर ए सिंपल पेज कैन बी यूज्ड। चौधरी सलमान साहब, सादा कागज व्हाइट कलर का बगैर लाइनों के नोटिंग पोर्शन में इस्तेमाल होता है। A4 साइज का पेपर इस्तेमाल होता है। आप लीगल साइज भी कर सकते हैं, लेकिन A4 का पेपर नॉर्मली इस्तेमाल होता है। तो सादा पेपर होता है, वाइट कलर में होता है, कोई लाइनें नहीं उसके ऊपर होती। वो पेपर आप इस्तेमाल करके ऑफिस नोटिस जो है उसको प्रिपेयर करते हैं। एनी अदर क्वेश्चन? अगर आपका कोई क्वेश्चन नहीं है तो प्लीज टेक ए ब्रेक ऑफ 10 मिनट्स, नमाज अदा कर लें, फिर हम अगले पोर्शन जो है उसके ऊपर बात करते हैं। टिल दैट टाइम ब्रेक इंटरवल स्टार्ट्स हेयर। और आप नमाज पढ़ ले 10 मिनट में या ब्रेक ले ले, वट एवर यू लाइक। तो फिर उसके बाद अगला पोर्शन जो है वो हम स्टार्ट लेते हैं।
जी, participants, welcome back after the नमाज ब्रेक। एक क्वेश्चन आया है, हैदर साहब पूछ रहे हैं कि क्या हम नोटिंग पोर्शन जो है या नोट जो है उसको टाइप भी कर सकते हैं? बिल्कुल हैदर, आप टाइप भी कर सकते हैं, आप हाथ से भी लिख सकते हैं। दोनों तरीक़ाकार जो हैं वो मुरवजा हैं, इस्तेमाल होते हैं। जिसमें आप टाइप करें तो ये तो खैर बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन आप हाथ से भी लिख सकते हैं। तो इसके बाद हम जो है वो शुरू करते हैं। आपका नेक्स्ट पार्ट जो है वो एज यूजुअल पार्ट टू के अंदर जो है आज मैंने पार्लियामेंट्री अफेयर डिवीजन जो है उसका इंतखाब किया है। पार्लियामेंट्री अफेयर डिवीजन जो है उसको क्या कहते हैं कि जो हमारी पार्लियामेंट के अमूर से मुतल्लिका काम है वो पार्लियामेंट्री अफेयर डिवीजन देखता है। इसके अंदर और कौन कौन सी चीज़ें जो हैं वो शामिल हैं उसको हम डिटेल में आज देखेंगे कि मजलिस शूरा जो है वो अरबी का लफ्ज़ है, पार्लियामेंट अंग्रेज़ी का लफ्ज़ है और असेंबली भी अंग्रेजी का लफ्ज है। तो इस तरीके से हमारी जो पार्लियामेंट नेशनल असेंबली है वो मजलिस शूरा भी कहलाती है। समनिंग ऑफ ईदर हाउस आर बोथ हाउसेज आर जॉइंट सिटिंग फॉर सेशंस देयर ऑफ। तो पार्लियामेंट्री अफेयर डिवीजन जो है वो अजलास जब होने होते हैं तो ये अजलास को मुनक्कद करने के लिए जो है वो बुलाता है, अजलास बुलाता है। दोनों हाउसेस का भी बुलाता है और ये किसी एक हाउस का हो तो वो भी बुलाता है। ये इसी का काम है पार्लियामेंट्री अफेयर डिवीजन का। उसके बाद जब नेशनल असेंबली जो है उसकी डिसोल्यूशन होनी है पार्लिमानी तरीका के अंदर, मार्शल लॉ की बात नहीं कर रहा, ये चीज जो है जब पार्लियामेंट्री एक टर्म पूरी होती है तो नेशनल असेंबली को डिसॉल्व किया जाता है ताकि नए इलेक्शन जो हैं वो करवाए जा सके। तो वो डिसोल्यूशन करने के जो ऑर्डर हैं वो भी पार्लियामेंट्री अफेयर डिवीजन करता है। तीसरा फंक्शन इसका लाइज ऑन बिटवीन द डिविजन्स एंड मजलिस शूरा इन रिस्पेक्ट ऑफ ऑफिशियल एंड नॉन ऑफिशियल बिजनेसेस। प्रायोरिटी ऑफ ऑफिशियल बिजनेस जो है कि पार्लियामेंट्री अफेयर डिवीजन जो है ये पार्लियामेंट और दूसरे डिवीजन के दरमियान राब्ते का काम करता है। पार्लियामेंट क्वेश्चन पूछती है फलां डिवीजन से फलां डिवीजन से, तो ये डिवीजन के थ्रू उनके साथ राब्ता होता है कि जी पार्लियामेंट ने ये सवालात पूछे हैं, पार्लियामेंट इस पर इंफॉर्मेशन चाहती है तो वो डिवीजन प्रोवाइड करता है। तो उनके दरमियान जो राब्ताकारी का काम करता है वो पार्लियामेंट्री अफेयर डिवीजन करता है। नंबर 4, फॉलो अप ऑफ द अश्योरेंस प्रोमिसेस एंड अंडरटेकिंग्स given by the federal government on the floor of the House with a view to their implementation by the divisions concerned. अब गवर्नमेंट किसी काम के सिलसिले में पार्लियामेंट के थ्रू, पार्लियामेंट के फ्लोर के ऊपर जब ये बात करती है, कोई एश्योरेंस देती है, कोई प्रॉमिस करती है, कोई अंडरटेकिंग देती है, तो उसकी इम्प्लीमेंटेशन करना जो है वो भी पार्लियामेंट्री अफेयर डिवीजन का काम है। पांचवा जो है सबमिशन ऑफ बिल्स पास बाय द मजलिस शूरा पार्लियामेंट और बाय द नेशनल असेंबली टू द प्रेसिडेंट फॉर हिज एक्सेप्ट। जब असेंबली को बिल पास कर लेती है तो प्रेसिडेंट को उसकी अप्रूवल के लिए, मंजूरी के लिए जाता है, तो वो पार्लियामेंट्री अफेयर डिवीजन का काम है कि वो प्रेसिडेंट से वो केस भेजे फॉर अप्रूवल। नंबर 6 जो है लेजिस्लेशन pertaining to privileges of मजलिस शूरा एंड मेंबर्स ऑफ द मजलिस शूरा
salaries and allowances of the chairman, deputy chairman of Senate, speaker and deputy speaker of the National Assembly and members of the Majlis Shura अपने मुराद प्रिविलेजेस के बारे में अगर सैलरीज अलाउंसेस चेयरमैन सेनेट और डिप्टी चेयरमैन असेंबली और ये सारे लोग जो हैं ये अपनी मुराद के सिलसिले में जो अगर कोई लेजिस्लेशन करते हैं तो वो पार्लियामेंट्री अफेयर डिवीजन उसको उसको मूव करता है, उसको प्रोसेस करता है। सातवां फंक्शन जो है लेजिस्लेशन पर्टेनिंग टू द लीडर ऑफ द हाउस एंड द लीडर ऑफ द ऑपोजिशन, प्रोविजन ऑफ स्टाफ एंड अदर फैसिलिटीज फॉर द लीडर ऑफ द हाउस। अगर कोई ऐसी लेजिस्लेशन करनी हो लीडर ऑफ द हाउस जो कि प्राइम मिनिस्टर होता है और लीडर ऑफ द ऑपोजिशन जो कि ऑपोजिशन से होता है, उनके दरमियान कोई स्टाफ का या कोई फैसिलिटीज की बात हो तो उसकी लेजिस्लेशन करना जो है वो पार्लियामेंट्री अफेयर डिवीजन का काम है। रूल्स ऑफ प्रोसीजर ऑफ ईदर हाउस और जॉइंट सिटिंग मजलिस शूरा जो हैं उसके बारे में करना जो है वो भी मजलिस रूल्स बनाना जो है कि जॉइंट सिटिंग कब होगी, कैसे होगी, क्या तरीकाकार होगा, वो प्रोसीजर तय करना जो है वो पार्लियामेंट्री अफेयर डिवीजन का काम है। 9 नंबर है लेजिस्लेशन पर्टेनिंग टू पनिशमेंट ऑफ पर्संस who refuse to give evidence or produce documents before committees of National Assembly or Senate। अब अगर कोई आदमी जो है वो खसूसी तौर के ऊपर लेजिस्लेशन के सामने कोई एविडेंस देने से इनकार करता है तो उसकी पनिशमेंट के लिए भी जो लेजिस्लेशन करती है वो पार्लियामेंट्री अफेयर डिवीजन करता है। नंबर 10, अपॉइंटमेंट एंड टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ फेडरल पार्लियामेंट्री सेक्रेटरीज। पार्लियामेंट्री सेक्रेटरीज जो हैं वो उनकी अपॉइंटमेंट, उनकी टर्म्स एंड कंडीशंस को तय करना भी इसी डिवीजन का काम है। लेजिस्लेटिव बिजनेस रिलेटेड टू द इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, ये भी पार्लियामेंट्री अफेयर डिवीजन जो है इसके दायरे कार में आता है। इलेक्शन कमीशन की सारी एक्टिविटीज को ये डील करता है। इलेक्शन करवाने ना करवाने इलेक्शन कमीशन को जो है हदायत यहीं से जाती है। कैसे काम करना है इलेक्शन कमीशन में, वो सारी बातें जो हैं इसी कमीशन के दायरे कार में आती हैं। प्राइम मिनिस्टर्स पब्लिक अफेयर्स एंड ग्रीवेंसेस विंग जो काम करता है वो भी इसी डिवीजन के अंडर जो है वो फॉल करता है। तो दीज आर द 12 फंक्शंस, बड़े इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं जस्ट टू नो द वर्किंग ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। पार्लियामेंट्री अफेयर डिवीजन का रोल बड़ा इंपॉर्टेंट है और सब लोगों को पता होना चाहिए कि ये कौन कौन से इख्तियारात को इस्तेमाल करता है। तो इस एंगल से आज मैंने सिर्फ एक ही डिवीजन रखा है क्योंकि मेरा ख्याल है कि नेक्स्ट हमारा पार्ट जो है वो कुछ थोड़ा सा ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, उसके ऊपर आई फोकस माय अटेंशन। तो पार्ट 2 के ऊपर अगर आपकी कोई राय है, कोई कन्फ्यूजन है तो प्लीज़ आप मुझसे पूछ सकते हैं। फिर हम आगे चलते हैं। एक सवाल आया है जहांगीर साहब की तरफ से। जहांगीर साहब कहते हैं मिनट्स ऑफ मीटिंग क्या होते हैं?
जहांगीर साहब, मिनट्स ऑफ मीटिंग के ऊपर एक हमारा पूरा लेक्चर है। आ, आप जस्ट इंतजार करें। इसके ऊपर मैं आपको बड़ा तफसीली जो है वो ब्रीफ करूंगा, आपको बताऊंगा। लेकिन सरसरी तौर पर मैं ये बता देता हूं कि जो दफ्तरों के अंदर हमारी मीटिंग्स होती हैं उनकी रुएदाद को लिखना जो है वो मिनट्स ऑफ मीटिंग कहलाता है, सादा अल्फाज में। लेकिन डिटेल के अंदर मैं इसको बाद में करूंगा। एनी अदर क्वेश्चन किसी साहब का हो तो? जी प्लीज, पार्टिसिपेंट्स हु हैव रेज्ड देयर हैंड्स, क्या सवाल आते हैं आपके? आपकी आवाज नहीं आ रही पार्टिसिपेंट्स। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम मुनसर। सर मुनसिफ खान बोल रहा हूँ। अच्छा सर, अभी जो आपने इलेक्शन कमीशन के हवाले से बताया पॉइंट नंबर 11 में कि ये हदायत देता है इलेक्शन कमीशन को, तो इलेक्शन होने के नहीं होते, इसका मतलब तो ये है कि ये डिवीजन ज्यादा पावरफुल है या इलेक्शन कमीशन जो है वो पावरफुल है, वो डिसीजन खुद करेगा या इसकी हदायत पे करेगा? यार ये बड़ा मुश्किल सवाल कर दिया आपने, हैं मुनसर? जी सर। ये सारे मिलजुल के करते हैं फैसला। ठीक हो समझ गया गए? सर। जी समझ जी। गए है ना? जी जी बिल्कुल सर। हाँ। लेकिन वो इसके अंडर फॉल करता है इलेक्शन कमीशन, ये बात ध्यान में रहे। जी एनी अदर क्वेश्चन जी? मेरा ख्याल है कि सब लोगों को समझ आ गई है इस डिवीजन के फंक्शंस की। तो बड़ा इंपॉर्टेंट डिवीजन है, और ये सारे डिवीजन की लाइजनिंग रब्ताकारी इसी के जिम्मे है। तो इम्पोर्टेंट फंक्शंस जो हैं इसके जिम्मे होते हैं। तो अगर आपका कोई सवाल नहीं है तो लेट मी स्टार्ट द थर्ड पार्ट ऑफ टुडेज लेक्चर। थर्ड पार्ट जो है हमारा आज का, वो बिजनेस कम्युनिकेशन से मुतल्लिका जो 7 C's आप पढ़ के आए हैं। आपने बी कॉम में, आपने एम कॉम के अंदर, एमबीए के अंदर तो शायद ये चीज़ें नहीं होती, लेकिन बी कॉम एम कॉम के अंदर ये चीज़ें जो हैं ये बताई जाती हैं और आप पढ़ के मोस्टली लोग आते हैं। तो बिजनेस कम्युनिकेशन जो है तो उसके बारे में कहते हैं कि एन इफेक्टिव कम्युनिकेशन मीन्स दैट इट इज एक्यूरेट, क्लियर एंड इजीली अंडरस्टैंडिंग टू द रेसिपिएंट। बिजनेस कम्युनिकेशन जो है वो, वेदर इट pertains टू द कॉर्पोरेट सेक्टर और टू द पब्लिक सेक्टर, बिजनेस का मतलब है काम। तो इनसे मुतल्लिका जो कम्युनिकेशन होती है उसकी बुनियादी खसूसियात है कि उसे इफेक्टिव होना चाहिए, पुरअसर होना चाहिए, मुकम्मल होना चाहिए। तो वो मुकम्मल कब होगी? जब वो एक्यूरेट होगी, जब वो क्लियर होगी, इजीली अंडरस्टैंडेबल होगी, कि जिन लोगों से आप बात कर रहे हैं वो सारे के सारे उसको आसानी के साथ समझ सकें, वो चीज़ें सही हों, क्लैरिटी पाई जाती हो। तो ऐसी बिजनेस कम्युनिकेशन जो है इफेक्टिव कम्युनिकेशन कहलाती है। तो इफेक्टिव कम्युनिकेशन के सिलसिले में जो है एक्सपर्ट्स ने कुछ अपनी राय का इजहार किया है। वो कहते हैं कि 7 C's जो हैं, 7 C's नाम इसलिए रखा गया है
कि 7 ऐसी करेक्टरिस्टिक्स हैं इफेक्टिव कम्युनिकेशन की जिनका पहला हरफ जो है, पहला अल्फाबेट जो है वो सी से शुरू होता है। तो पहला अल्फाबेट सी से शुरू होने की बेसिस के ऊपर हम कहते हैं देयर आर 7 सीज ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन, कि एक पुरअसर मुकम्मल कामयाब कम्युनिकेशन के लिए 7 सीज के जो वर्ड्स हैं उनके ऊपर ये बेस करती है आपकी इफेक्टिव कम्युनिकेशन। दीज आर द प्रिंसिपल्स that must be applied carefully while you are communicating with the other party। वो आप जबानी बातचीत कर रहे हो, आप लिख के कर रहे हो, आपके अल्फाज का चुनाव जो है वो बहुत मोहतात वे के अंदर होना चाहिए। हम हमारी रिटन हो या ओरल हो, हम उसके अंदर बहुत सी हम गलतियां कर जाते हैं जिससे दूसरी पार्टी जो है उसको या तो मैसेज कंप्लीटली नहीं मिलता या फिर वो नाराज हो जाती है पार्टी। और अगर रिटन फॉर्म के अंदर कम्युनिकेशन है और योर वर्ड्स आर नॉट अप्रोप्रिएट, तो शायद इट विल हैव द एवरलास्टिंग इम्पैक्ट ऑफ योर ऑर्गेनाइजेशन, कि आपको प्रॉपर वे के अंदर अल्फाज का इस्तेमाल आता है या नहीं आता। तो इस सिलसिले में whenever you are talking orally to somebody else, you are writing a communication to the other parties, तो आपको बहुत ध्यान से अल्फाज का इस्तेमाल करना होगा। तो एक्सपर्ट्स कहते हैं कि आपकी इफेक्टिव कम्युनिकेशन के सिलसिले में आपकी जो है वो कंप्लीट होना चाहिए, इसको आपकी कंप्लीटनेस उसके अंदर होनी चाहिए, गुफ्तगू जो है वो अधूरी नहीं होनी चाहिए, कंसाइजनेस होनी चाहिए उसके अंदर जो है वो कंसाइज ब्रीफ होना चाहिए। उसे बहुत लंबी चौड़ी की गुफ्तगू की जरूरत नहीं है, अपनी बात जो है वो आप मुख्तसरन करें। लिख के करनी है तब भी और अगर बोलना है तब भी। छोटी सी बात को एक्सप्लेन करने के लिए अगर आप घंटों गुफ्तगू करेंगे या 4-5 पेजेस लिख देंगे तो दैट वुड लूज इट्स स्पिरिट। तो कंसाइसनेस दूसरी सी है। तीसरी सी जो है वो कंसिडरेशन है। हाउ डू यू कंसिडर दिस रेसिपिएंट और द सेकंड पार्टी, उसका उसको ऐसे कंसिडर होना चाहिए कि आप उनकी जगह बैठे हैं तो आपके क्या ख्याल होंगे। कंक्रीटनेस, बड़े जामे 90 तुले अल्फाज के अंदर जो है ना आपने बात करनी, क्लियर होना चाहिए। पांचवी सी क्लैरिटी के ऊपर बेस करती है कि आप क्लियर है कि नहीं। कर्टसी, कर्टसी जो है वो इसका उर्दू मतलब क्या आप लेंगे कि इजहार अखलास होना चाहिए आपकी गुफ्तगू के अंदर। तो नंबर 6 जो है वो कर्टसी होगी। नंबर 7 जो है वो करेक्टनेस होगी, कि हर लिहाज से वो मुकम्मल होनी चाहिए आपकी। तो कर्टसी का उर्दू में मतलब है अदब व आदाब। कर्टसी अदब व आदाब की सेंस में इस्तेमाल होती है कि
अदब व अदाब का आपने इस्तेमाल करना है, हार्श नहीं होना, और लोगों के साथ तमीजदारी से बात करनी। करेक्टनेस कंप्लीट होना चाहिए, हर लिहाज से मुकम्मल हो, कोई तिश्नगी ना रह जाए, कोई कमी ना रह जाए, कोई शॉर्ट कमिंग ना रह जाए। तो ये 7 चीज जो हैं, ये हमारी कम्युनिकेशन को, वेदर ओरल और रिटन, उसको इफेक्टिव कम्युनिकेशन में बदल देती। तो प्लीज हैव इन माइंड कि व्हेनेवर यू आर स्पीकिंग टू द अदर पार्टी, आपके अल्फाज बड़े मुनासिब होने चाहिए, उसके अंदर झोल नहीं होना चाहिए, और ये 7 चीज के ऊपर मुश्तमिल गुफ्तगू या रिटन कम्युनिकेशन होनी चाहिए। अब हम इन 7 चीज जो हैं, 7 चीज को, इनको एक एक सी को हम पढ़ेंगे कि इनसे डिटेल्ड मीनिंग इनके क्या है। तो कंप्लीटनेस पहला जो पॉइंट है, कंप्लीटनेस का है, पहली सी, कंप्लीटनेस। The Oxford Dictionary defines the word complete as having all the necessary or appropriate parts or points. आपने डिक्शनरी के मीनिंग में देखा कि कंप्लीट इन ये द वर्ड कंप्लीट इज यूज्ड इन द सेंस कि उसके अंदर सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हैं वो होने चाहिए। ए कंप्लीट कम्युनिकेशन डेमोन्स्ट्रेट्स द फॉलोइंग फीचर्स, ये खूबियां या खसूसियात कंप्लीट नेस के अंदर होना जरूरी हैं। नंबर वन, इट प्रोवाइड्स ऑल द नेसेसरी इंफॉर्मेशन टू इंश्योर that the receiver can interpret the message accurately, कि जो आप कहना चाहते हैं, जो इंफॉर्मेशन आप कन्वे करना चाहते हैं, दैट इज कंप्लीट इन ऑल रिस्पेक्ट्स, और रिसीव करने वाला जो है उसको सही अंदाज के अंदर उसको अंडरस्टैंड कर सके, उसको इंटरप्रेट कर सके, और वो एक्यूरेट सेंस के अंदर उसको परसीव कर सके। ऐसी गुफ्तगू जो है वो रिटन हो या ओरल हो, कंप्लीट कहलाएगी। नंबर टू, complete communication develops and enhances the reputation of an organization and helps build goodwill. अब जब आप कम्युनिकेट करते हैं तो आपकी बात के अंदर वजन होना चाहिए, अधूरी बात नहीं होनी चाहिए, और इनकम्प्लीट बात नहीं होनी चाहिए। इनकम्प्लीट बात होगी तो आप अपना मफहूम जो है वो प्रॉपर वे के अंदर कन्वे नहीं कर पाएंगे। तो ऐसी इंफॉर्मेशन जो है वो आपकी रेपुटेशन को और गुडविल को स्पॉइल कर सकती है, जो इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन आप कन्वे कर रहे हैं दूसरे लोगों तक। तो योर कम्युनिकेशन मस्ट बी कंप्लीट, क्योंकि इसके ऊपर आपकी रेपुटेशन का इन्हिसार है और आपकी साख का, गुडविल का इन्हिसार। नंबर 3, इट एड्रेसेस ऑल द क्वेश्चंस प्रीवियसली रेज्ड and attempts to anticipate and address subsequent questions that may arise as a result of this communication. Whenever you communicate with the other party, तो उसके सियाको सबाक में बात आपको करना होती है। When you are talking, when you are writing something, तो किसी जगह से वो पॉइंट शुरू हुआ होगा, उसकी बेसिक्स के अंदर कोई क्वेश्चंस पाए जाते होंगे, उसके सियाको सबाक के अंदर आप उन तमाम सवालात को आप एड्रेस करते हैं, और आने वाले जो क्वेश्चंस उसके ऊपर हो सकते हैं उनका भी आप जहन में रखते हैं कि ये क्वेश्चंस उठाए जा सकते हैं। ऐसी कम्युनिकेशन जो है वो आपकी कंप्लीट इंफॉर्मेशन कहलाएगी, कंप्लीट कम्युनिकेशन कहलाएगी। चौथा पॉइंट कंप्लीटनेस का ये है कि कॉस्ट आर मिनिमाइज्ड।
आप जो कम्युनिकेट कर रहे हैं उसकी कॉस्ट, उसकी कीमत जो है वो ज्यादा नहीं होनी चाहिए। नॉट इन द सेंस के वो प्राइस वाइज जो है वो महंगी हो, डाक के जरिए जा रहा है, टीसीएस के जरिए जा रहा है। सस्ते से सस्ता तरीका जो है वो यूएमएस वाला आप इख्तियार कर सकते हैं, बल्कि आजकल तो आप फैक्स कर सकते हैं और भी सस्ती पड़ेगी। आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। ऑल दीज थिंग्स कैन रिड्यूस द कॉस्ट दैट यू आर यूजिंग इन योर कम्युनिकेशन। और फिर कॉस्ट को जब हम देखते हैं कि घंटों हम बात करते हैं आजकल मोबाइल फोन्स के ऊपर, तो अगरचे वो हमें व्हाट्सएप के ऊपर कॉल जो है वो सस्ती पड़ती है, बल्कि फ्री होती है, लेकिन हमारा लॉस टाइम का हो रहा होता है। वी डिडेंट रिकग्नाइज एंड डिड नॉट काउंट इट कि हमारा टाइम का लॉस हो रहा है। तो इसलिए वेन एवर यू आर रिक्वायर्ड टू टॉक ओरली, तो आप बातचीत जो है उसको भी मुख्तसर रखें अपने फोन को। ये पूछना और क्या हाल है, ये आपका टाइम जाया कर रही है। तो कॉस्ट को मिनिमाइज रखने के लिए यू विल हैव टू टेक इनटू अकाउंट द फैक्टर्स, किस किस तरीके से आपने टाइम की भी बचाना है, आपने कॉस्ट भी बचानी है, अ, कौन सा तरीका आपने इस्तेमाल करना है, वो कॉस्ट से रिलेटेड होना चाहिए। पांचवा पॉइंट, कंप्लीट कम्युनिकेशन तब होगी when you are successful in persuading the recipient। परसुएट करना, कन्विंस करना। जब आप दूसरे से गुफ्तगू करते हैं तो उसका मेन मकसद होता है कि दूसरी पार्टी को आप कन्विंस कर सकें अपने पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आप उसको कन्विंस नहीं कर पाते तो मेरा ख्याल है कि वो कम्युनिकेशन जो है वो इनकम्प्लीट होगी, कि रेसिपिएंट को आप कन्विंस ही ना कर पाए, वो आपकी बात से कायल ही ना हुआ वो, तो मेरा ख्याल है कि वो मैसेज कन्वे करने का तरीकाकार जो है दैट विल रिमेन इनकम्प्लीट। Sixth point in this direction is कि it helps in decision making। आपका जो कम्युनिकेशन है वो कंप्लीट नहीं होगी तो डिसीजन मेकिंग मुश्किल हो जाएगी। अगर आपकी इंफॉर्मेशन इनकम्प्लीट है तो आप डिसीजन मेकिंग प्रॉपर वे के अंदर नहीं कर पाएंगे। तो प्लीज टेक इनटू कंसिडरेशन कि आपकी गुफ्तगू, आपकी रिटन कम्युनिकेशन जो है वो हर लिहाज से मुकम्मल हो, तो तब योर एम एंड ऑब्जेक्टिव इज अचीव्ड, अदरवाइज इट इज नॉट पॉसिबल। सेकंड पॉइंट जो है वो हमारा कंसाइजनेस है, इख्तसार होना चाहिए। The word concise is defined as giving a lot of information clearly and in a few words, brief but comprehensive। ऐसी खूबी जो है बहुत कम लोगों को इसके ऊपर मौका हासिल होता है, कंसाइजनेस के ऊपर। ये प्रैक्टिस से ये चीज आती है कि बहुत लंबी चौड़ी गुफ्तगू को आप चंद सेंटेंसेस में आप बना के तो आप पेश कर दें, लेकिन वो हर लिहाज से मुकम्मल हो। तो ऐसी खूबी जो है वो कंसाइजनेस कहलाती है। Concise is a word and conciseness is a noun. For business communication, conciseness means communicating what you want to convey in the least possible words without foregoing
the other 7 C's of communication. तो लीस्ट पॉसिबल वर्ड जो है उसकी कीमत अगर 7 C's की कॉस्ट पर नहीं होनी चाहिए, वो इफेक्ट नहीं होनी चाहिए। इसकी अपनी अहमियत है कि आप इख्तिसार के साथ बात करें, लेकिन बाकी चीजें 20 चीज इसके अंदर शामिल होनी चाहिए। The message only contains information relating to topic and excludes irrelevant information. आप कंसाइजनेस का जो रोल है, मैंने आपको प्रेसी और समरी कराते हुए भी मैंने एक्सप्लेन किया था कि आप गैर जरूरी चीजों को आप छोड़ देते हैं, टॉपिक के ऊपर रहते हैं, उससे मुतल्लिका चीजों को आप अपनी गुफ्तगू में या रिटन कम्युनिकेशन में शामिल करते हैं। So when you are in a position to describe or demonstrate the features या characteristics of the conciseness, तो वो experts ने कुछ यूं दिए: remove wordy expressions, लंबे चौड़े अल्फाज, बार बार रिपीटिशन, उनको आप निकाल दें। काम की बात करें, मुख्तसर करें, चंद अल्फाज में करें लेकिन मुकम्मल हों, गैर जरूरी चीजों को निकाल दें। नंबर 2, only relevant information should be included. Show the action in words. आपके अल्फाज खुद स्पीक आउट करें कि आप क्या कहना चाह रहे हैं। Avoid unnecessary repetition. गैर जरूरी अल्फाज की तकरार को अवॉइड करें। Avoid the long introductions, unnecessary explanation and over politeness. ये चीजें भी जो हैं ये आपके गुफ्तगू को, आपकी राइटिंग कम्युनिकेशन को ये भी खराब करती है। इंट्रोडक्शन का एक पैरा काफी है, 5, 7, 10 लाइनें, मैक्सिमम जो है 5, 7 लाइनें के ऊपर आ जानी चाहिए। गैर जरूरी तरीके से उसको तशरीहात करना जो है वो भी जरूरी नहीं है। ओवर पोलाइट भी होने की जरूरत नहीं है, कर्टसी जरूर करें लेकिन ओवर पोलाइट होने की जरूरत नहीं होती। लिमिट द यूज ऑफ पैसिव वॉइस। एक्टिव और पैसिव वॉइस का इस्तेमाल जो है आपने पढ़ा होगा, तो इसको लिमिट करें पैसिव वॉइस को। कंसाइज मीनिंग्स, सेव टाइम्स, आपका टाइम बचाते हैं कंसाइज मीनिंग छोड़ते हैं। और ये बहुत बड़ी खूबी है कंसाइजनेस की, प्रैक्टिस से आती है। जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतने आप इसके अंदर कामयाब होंगे। Concise messages are more appealing and understandable to the audience. Concise messages जो हैं वो आपको हेल्पफुल होते हैं, कि जल्दी समझ आ जाते हैं और मोर अपीलिंग होते हैं। नेक्स्ट आपकी थर्ड सी है, दैट इज कंसिडरेशन। Consideration means to be careful not to cause inconvenience or harm others. Consideration is very important concept in the psychology. समाजियात के अंदर आपको इसका रोल मिलेगा, डेली लाइफ के अंदर मिलेगा, कि आप अपने आप को उसकी जगह रखें तो जो अल्फाज आपने इस्तेमाल किए हैं आपको कैसे लगेंगे। दूसरों को हर्ट करने वाली पॉलिसी जो है उसको छोड़ दें। मुनासिब अप्रोप्रिएट वर्ड्स का इस्तेमाल जो है कि जिससे अगला बंदा हर्ट ना हो, इसको कंसंट्रेशन कहते हैं। In business communication, concentration involves empathizing
एम्पैथाइज का मतलब होता है टू अंडरस्टैंड द फीलिंग्स ऑफ द अदर्स। whenever you are talking to anybody else, तो आप देखें कि आपके अल्फाज उसको, उसकी फीलिंग्स को हर्ट तो नहीं कर रहे। Feelings of others with and taking into account such factors as the message recipient viewpoint, mindset, education level, mood, desire, or needs. Whenever you are required to talk to other people, तो उनके माइंडसेट को जानना जरूरी है, उनके व्यू पॉइंट को जानना जरूरी है, उसके एजुकेशन लेवल को भी मद्देनजर रखना होगा, उसके मूड को भी देखना होगा, और उसकी ख्वाहिशात और उसकी ज़रूरियात को भी देखना होगा कि ये बंदा किस एंगल से इसको रिसीव कर रहा है, आप जो मैसेज उसे कन्वे करने जा रहे हो। मिसाल के तौर के ऊपर मैं इसकी छोटी सी मिसाल आपको दूंगा कि कंसल्टेशन का पहलू आजकल किस एंगल से आपको अ, अ, जो है वो मुहतात होना चाहिए। मसलन पॉलिटिकल गुफ्तगू के अंदर जिस बंदे से आप बात कर रहे हैं, पता नहीं वो किस पॉलिटिकल जो है वो बैकग्राउंड का मालिक है, किस पॉलिटिकल पार्टी से बिलीव करता है, वो बिलोंग करता है। दूसरी चीज जो है वो रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से, ऐसी चीजें पॉलिटिकल और आपकी रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से जो है, ये बहुत मोहतात होके आप बात करें। ये मोस्टली हर्ट करती हैं दूसरे लोगों को। हर एक को इख्तियार हासिल है कि वो अपनी चॉइस की पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन करे, वो अपना अकीदा जो भी रखता है आप उसके ऊपर ठोसे नहीं, एहतराम का दायराकार के अंदर रहते हुए बातचीत करें। डोंट क्रिटिसाइज देयर पॉलिटिकल बिलीफ्स एंड देयर रिलीजियस बिलीफ्स। ये कॉन्सेप्टेशन, इसको मेरा ख्याल है कि समझाने के लिए मिसाल, मेरा ख्याल है कि आपको अगर आप माइंड में रखेंगे तो यू विल be acting upon the word consecration. It is required to modify the content and style to suit the audience needs while ensuring your message is complete. आपको अपना स्टाइल और आपका तरीकाकार जो है वो ऑडियंस के मुताबिक बदलना होगा। ऑडियंस क्या सुनना चाहते हैं, ये चीज मैटर करती है। तो मैंने कहा कि पॉलिटिकल बिलीफ्स और रिलीजियस बिलीफ्स के ऊपर आप बड़े मुहतात होकर दूसरों से बात करें। तो इस अप्रोच को कहते हैं कंसंट्रेशन की अप्रोच। इसको यू अप्रोच भी कहते हैं। यू मीन्स कि पुट योर सेल्फ इन द प्लेस ऑफ अदर्स, कि उसका क्या ख्याल, वो आपकी इस राय से मुतफिक होता है या नहीं होता, आप उसकी जगह होंगे तो आपके क्या ख्याल आता हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कंसिडरेशन वाला। इसके अंदर क्वेश्चन आता है द यू अप्रोच से क्या मुराद है। यू अप्रोच क्या है कि आप जो बात कर रहे हैं उससे आपका रेसिपिएंट बेनिफिट कैसे उठा सकता है। बिजनेस मैसेजेस के अंदर यू विल हैव टू टेक इनटू कंसिडरेशन दिस फैक्ट। द यू अप्रोच बिजनेस मैसेजेस शुड फोकस ऑन हाउ द रेसिपिएंट विल बेनिफिट, फॉर एग्जांपल व्हाट दे विल रिसीव और व्हाट दे विल लर्न। दिस इज कॉमनली रेफर टू एज द यू अप्रोच। ये यू अप्रोच जो है आपकी, ये आप अपनी जिंदगी के अंदर आप अपना लेंगे तो यू विल बिकम
द पॉपुलर पर्सनैलिटी, किसी की फीलिंग को हर्ट ना करें, अपने आप को उसकी जगह रख के सोचे तो आपको काफी हद तक चीजों की समझ आ जाएगी। Concentrate communication adopting the you approach will demonstrate the following characteristics or features. Focus on you instead of I or we. यू के ऊपर अगर आप उसकी जगह हो तो आप क्या फील करेंगे, उसको कैसे परसीव करेंगे, उसको कैसे आप अंडरस्टैंड करेंगे, आपकी फीलिंग हर्ट नहीं होगी या। नंबर टू, मेक श्योर यू अंडरस्टैंड पीपल्स नीड्स। आप लोगों की जरूरियात को जानने की कोशिश करें, अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें। Empathize with the audience and show interest in them. This will stimulate positive reaction from the audience. हमदर्दी करें उनके साथ, जिनसे आप बात कर रहे हैं उनको मुख्तलिफ तरीक़ेकार से अंडरस्टैंड कराने की कोशिश करें कि आई एम टॉकिंग इन योर इंटरेस्ट, मुझे हमदर्दी है आपसे। फोर्थ पॉइंट है refers, it means you approach refers to the benefits that are specific to the audience. जब आप बात कर रहे हैं तो आप ये उनको अंडरस्टैंड बावर कराएं कि आप उनके बेनिफिट की बात कर रहे हैं। मैं आपसे बात कर रहा हूं तो आपका बेनिफिट ये है कि इसको आप पढ़ेंगे, आपका पेपर में क्वेश्चन आ गया तो आप इसे अटेम्प्ट कर सकें। आई हैव केप्ट इन व्यू दिस कॉन्सेप्ट के ये आपके फायदे की बात है। पांचवा पॉइंट, एम्फसाइज द पॉजिटिवनेस। आप पॉजिटिव रहें, नेगेटिव चीजों से दूर रहें, पॉजिटिव अप्रोच अपनाएं। नंबर सिक्स, शो you approach shows positive optimism towards audience. अगर आप ऑडियंस की तरफ पॉजिटिव अप्रोच रखेंगे, उनके बेनिफिट्स की बात करेंगे, उनके साथ हमदर्दी करेंगे, उनकी ज़रूरियात को जानेंगे, तो फिर क्या होगा, आप उनके अंदर ऑप्टिमिज्म पैदा करेंगे, मायूसी नहीं फैलाएंगे, आप उनको हौसला देंगे, उम्मीद देंगे। ये यू अप्रोच है। सेवंथ यू अप्रोच का जो कैरेक्टरिस्टिक है वो ये है, इट स्ट्रेसेस पॉजिटिव वर्ड्स such as thanks, a warm, healthy, committed and help. शुक्रिया आपका, एक वार्म वेलकम करना हेल्दी साइन होता है, और ये कमिटमेंट जो है ये आपके अंदर उस वक्त आएगी when you will give your words keeping in mind the you approach. I am helpful for you. लोगों के लिए अच्छे जज्बात रखें, लोगों के लिए उनकी अच्छाई का ख्याल रखें। ऐसी अप्रोच जब आप ओरल गुफ्तगू के अंदर लेंगे या आप रिटन के अंदर रखेंगे तो यू विल क्रिएट एन एक्सीलेंट इंप्रेशन इन द आईज ऑफ योर रेस्पेक्ट। Thank you very much to all of you. With this we came to the end of today's lecture. आज बड़ी काम की चीजें डिस्कस हुई हैं आपके साथ। मेरा ख्याल ये है कि आज आपके सवालात भी मुझे लगता है कि काफी होंगे, तो अगर कोई सवाल है तो मोस्ट वेलकम। बाकी चीज जो हैं
चार चीज वो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे। तो एनी क्वेश्चन पार्टिसिपेंट्स? मुनसिफ खान, जैनुल आबिदीन और फिदा हुसैन और हमारे सुल्तान अली। और शान साहब रेमियार खान से। राहत और रहमत। मेरा ख्याल है आप थक चुके हैं। अगर कोई सवाल नहीं है तो फिर हम 2 बज के हैं, आपका टाइम तो खत्म हो गया है। जी सुल्तान अली, आप क्या कहना चाहते हैं बेटे? सर जी क्वेश्चन है इंशाल्लाह कल करेंगे सर आपसे मुकम्मल सुन के सर जी लेक्चर। अच्छा, ओके ओके ओके। चले सुल्तान अली, ठीक हो गया। अब मेरा थैंक यू ख्याल है सर जी। जैसा सुल्तान अली का सवाल है वैसा ही बाकी लोगों का भी होगा। नहीं जी सर सवाल है अभी कल इंशाल्लाह करेंगे सर आपसे। अच्छा चले, ठीक हो गया। चलें जी, चलें, ठीक हो अभी गया। टाइम खत्म है इसलिए सर अब मैंने कहा चलो सर से बात भी कर। अच्छा चले, ओके ओके सर जी। को बताओ कि थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू आई एम सर। क्लोजिंग द सेशन। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। स्टे ब्लेस्ड।